हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को मौर्य वंश से संबंधित एक शॉर्ट नोट्स जो मैं तैयार किया हूं उससे संबंधित सभी प्रश्न तैयार किया हूं और ये परीक्षोपयोगी है। ये आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं और ये 69वीं बीपीएससी के लिए, साथ ही साथ बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी के एग्जाम है, उन तमाम परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो खास करके 69वीं बीपीएससी के लिए स्पेशल, क्योंकि यह बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन तमाम तथ्यों को यहाँ पर शामिल किया गया है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। पूरा मौर्य वंश जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, और इसका यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही सहयोग करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपकी तैयारी को बूस्टअप करने में। तो चलिए देखिएगा। पहला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। जैसा कि आपको पता है कि मौर्य वंश जो है इसका ये चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 321 से 298 ईस्वी पूर्व है। और आपको पता होगा कि इसमें एक कथन आपको याद रख ही लेना चाहिए कि घनानंद ने जब चाणक्य का अपमान किया था तो उस समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक घनानंद का सत्ताच्युत नहीं करूंगा तब तक अपना चोटी खुला रखूंगा। ये जो है चाणक्य ने कहा था। ये धनानंद ने चाणक्य को अपमानित, यानी धनानंद ने जो है ये चाणक्य को अपमानित किया था, जिसके वजह से चाणक्य का ये प्रतिज्ञा था कि जब तक धनानंद को सत्ताच्युत नहीं करूंगा तब तक चोटी खुला रखूंगा। और उसी को पदस्थापित कर, उसको पद से हटाकर ये मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक थे। और घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय के बारे में जो जानकारी मिलती है ये आप देख लीजिए कहाँ मिलती है, मुद्रा राक्षस में मिलती है। दोस्तों याद रखिएगा, घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय मुद्रा राक्षस में वर्णित है। अब चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन कौन सा प्रश्न आता है, उन तमाम प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसको पीडीएफ में अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले आप इसके कार्यकाल को देख लिए, 321 से 298 ईस्वी पूर्व है। और इसकी पत्नी का नाम सेल्यूसिया और सेल्यूकस की पुत्री सेल्यूसिया, यानी इसकी पत्नी का नाम सेल्यूसिया थी और ये सेल्यूकस की पुत्री थी। उसके बाद देख लीजिएगा कि अगला है सेंड्रोकोट्स। इसे स्ट्रेबो जो है, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, ये तीनों ने मिलकर के इसको सेंड्रोकोट्स कहा था। याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस में अज्ञात कुल का जो है बताया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा था। ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मिलिंद पन्हों में चंद्रगुप्त नंद एवं चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन है। आपको पूछा जाएगा मिलिंद पन्हों में किसके किसके युद्ध का वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य और नंद के युद्ध का वर्णन है। और देखिए, जस्टिन और एपियानस ने एंड्रोकोट्स कहा था। और एंड्रोकॉप्स, देखिए दो अलग अलग बात है। एंड्रोकॉप्स ये नियाकर्स ने कहा था। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। ये सभी बातें आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रख लीजिएगा। और भी देखिएगा, सेल्यूकस ने दहेज में 4 राज्य प्रांत दिया था। सेल्यूकस ने दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य प्रांत दिया था। ये था एरिया, जिसको हेरात कहते हैं, अराकोसिया जिसको कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया जिसको मकरान कहते हैं, पेरीपिनी सदाई ये जिसको काबुल को कहा जाता है। ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को भेजा था। यानी कि देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यात्री आया था, तो मेगास्थनीज आया था। और ये सेल्यूकस ने ही भेजा था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद देख लीजिएगा अगला, प्रथम जैन संगीति के बारे में आपको पता होगा। प्रथम जैन संगीति ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था और अध्यक्ष इसका स्थूलभद्र था। याद रखिएगा।
और 14 पूर्वा के स्थान पर इसमें इसका कार्य क्या हुआ था? प्रथम जैन संगीति का कार्य जो है 14 पूर्वा के स्थान पर 12 अंगों की रचना हुई थी, जिसे पाटलिपुत्र वाचना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन जो है मौर्य विभाजन भी इसी समय में हुआ था, यानी प्रथम जैन संगीति में ही हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन। उसके बाद देखिए मौर्यकालीन बिहार की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त जो है वृद्धावस्था में भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में रहने लगा था। उसके बाद देखिए संलेखना पद्धति से 298 ईस्वी में ये प्रांत त्याग दिया था। आपको पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य किस पद्धति से अपना प्रांत त्यागा था? संलेखना पद्धति से 298 ईस्वी पूर्व में। जानकारी जैसे देखिएगा ये इसकी जानकारी जो कहाँ मिलती है? जैन ग्रंथ राजावली कथा, यानी कि जैन ग्रंथ एक राजावली कथा है, इसी से जानकारी मिलती है कि संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रांत त्याग दिया था। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिंदुसार। बिंदुसार को उपाधि दिया गया था, अमित्र घात की उपाधि दिया गया था और इसका शासनकाल 298 से 273 ईस्वी पूर्व है। पुराण, दीपवंश, महावंश तथा सिंहली बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार को कहा गया है। और इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था, द्वितीय विद्रोह दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था। यूनानी शासक एंटियोकस ने इसे डायमेकस को राजदूत बनाकर ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। उसके बाद देखिए सीरिया नरेश फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस को राजदूत बनाकर ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डियानीसियस और डायमेकस ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आया था। यूनानी लेखकों के अभित्रोजेट्स, मित्रोचेट्स और अलित्रोचेट्स जो है ये बिंदुसार का ही उपनाम दिया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसाल कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण, और जैन ग्रंथ में बिंदुसार को ही सिंहसेन कहा जाता है, जबकि पुराणों में नारीसार के नाम से जाना जाता है और चीनी ग्रंथ में इसे बिंदुपाल कहा जाता है बिंदुसार को। ये बहुत सारा उपनाम है, आप इसे देख लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। अशोक का देखिएगा राज्यारोहण 269 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वास्तव में ये गद्दी जो है संभाला कब था? 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक ये शासन किया था, यानी 273 में ये गद्दी संभाला था। आखिर राज्यारोहण 269 में हुआ, आखिर ये 4 साल कहाँ थे, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। देख लीजिएगा, इसका पुत्र तीवर भी था, महेंद्र भी था और सिंहासन पर बैठा 273 ईस्वी में। देखिएगा ईस्वी पूर्व में माता का नाम सुभद्रांगी, और देखिएगा महाबोधि वंश चीनी ग्रंथ फायुएन चुलिन तथा तारानाथ के अनुसार वह भाइयों का वध कर शासक बना था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने सुसीम को राज तिलक करने की आज्ञा दी थी, लेकिन अमात्यों ने छल से अशोक का राज तिलक कर दिया था। यानी कि देखिएगा कि 4 साल लेट होने का यही कारण था, जबकि बिंदुसार ये चाहता था कि उसका बेटा सुसीम जो है राजगद्दी को संभाले, लेकिन अमात्यों ने छल से सुसीम को राजगद्दी नहीं देकर अशोक को राजगद्दी दे दिया था। यही विद्रोह के कारण, इसी मनमुटाव के कारण जो है ये 4 साल लेट से राजगद्दी पर बैठा था। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। याद रखिएगा, अशोक नाम किसमें मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में जबकि अशोक वर्धन मिलता है, अभिलेखों में देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी इसका नाम है। और 8वें वर्ष में अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जो है ये कलिंग युद्ध किया था 261 ईस्वी पूर्व में। आप याद रख लीजिएगा। प्रमुख उक्ति फर्स्ट शासक जिसने कहा था राजा प्रजा का सेवक है, यानी अशोक प्रथम शासक था जिसने कहा था कि राजा प्रजा का सेवक है। प्रजा की समस्या समाधान हेतु महामात्रों एवं राजुकों की नियुक्ति भी अशोक ने किया था। 13वें शिलालेख में हृदय परिवर्तन एवं भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की जो है शुरुआत किया था मौर्य सम्राट अशोक ने।
बौद्ध भिक्षु ने उस उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध अनुयायी बना था अशोक। आपको पूछा जाए अशोक बौद्ध अनुयायी किसके प्रभाव से बना था? उपगुप्त के प्रभाव से बना था। उसके बाद देखिए अशोक ने बराबर की पहाड़ी में आजीविकाओं के लिए गुफा बनवाया था और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में इसी के समय में आयोजित किया गया था और मोगली पुत्र तिस्य जो है इसको गुप्त भी कहते थे, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 8वें शिलालेखों में बोध गया यात्रा किया था। 8वें शिलालेख में बोध गया यात्रा का वर्णन है। अशोक स्थविर शाखा का बौद्ध था। अशोक पूछा जाए कि कौन से शाखा का बौद्ध था, तो स्थविर शाखा का बौद्ध था। अष्टांगिक मार्ग के प्रचार हेतु महेंद्र तथा संघमित्रा को ये कहाँ भेजे थे? ये श्रीलंका भेजे थे। उसके बाद मंझातिक को जम्मू एंड कश्मीर भेजे थे, कश्मीर और गांधार भेजे थे। महारक्षित को यूनान भेजे थे। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजे थे। महादेव महिष मंडल मैसूर भेजे थे महादेव को। उसके बाद धर्म रक्षित को अपरांतक, मध्यनिग को हिमालय देश, सोना तथा उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा था। प्रथम शिलालेख जीवों के वध को रोकना, यानी कि अशोक के प्रथम शिलालेख में जीवों के वध को रोकने के बारे में है। राज्याभिषेक के 14 वर्ष में धम्म महामात्राओं की नियुक्ति और इसकी चर्चा 5वें शिलालेख में की गई है। उसके बाद देखिएगा तृतीय शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक का वर्णन है और 232 ईस्वी पूर्व में अशोक का निधन तक्षशिला में हो जाता है। कुल 40 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था अशोक। उसके बाद देख लीजिएगा कि सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह ये भारत सरकार के द्वारा अपना लिया गया है। उसके बाद देखिए दशरथ आते हैं। दशरथ देखिए मत्स्य पुराण एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में ये चर्चा का विषय था। ये उन्होंने आजीविकाओं के लिए यहाँ पर गुफा बनाया था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 भागों में बटा हुआ था। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला था, अवंती राजधानी उज्जैनी, प्राची जिसको मगध भी कहा जाता था राजधानी पाटलिपुत्र था, ये यूपी और बंगाल का क्षेत्र था। दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग राजधानी तोसली था। मौर्यकालीन प्रांत को क्या कहा जाता था? ये चक्र कहा जाता था दोस्तों, ये भी बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की जानकारी इंडिका और अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। मौर्य काल में नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहते थे। उसके बाद नगर प्रशासन में समितियों की संख्या 6 थी, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होता था। उसके बाद मंत्री परिषद में 12 से 20 मंत्री होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। और देखिएगा समाहर्ता राजस्व विभाग का हेड को समाहर्ता कहते थे। इस बार भी बीपीएससी में इस तरह का प्रश्न पूछा कि राजस्व विभाग के हेड को समाहर्ता, और देखिए राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते हैं। युद्ध विभाग के मंत्री को सेनापति, राजा का उत्तराधिकारी युवराज, और यह फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। प्रमुख अधिकारी सर्प महामात्य 2 तरह का था। ये गुप्तचर एक संस्था जिसको स्थिर और संचरा भ्रमणशील, यानी कि गुप्तचर 2 प्रकार का होता था। एक संस्था जो कि स्थिर होता था और दूसरा संचरा जो भ्रमणशील होता था। मौर्यकालीन मुद्रा को पन कहा जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 13 मिनट में हम मौर्य साम्राज्य के जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न हैं, उसको समाहित करने का प्रयास किया। आप लगातार इसी तरह रहिएगा। मैं प्रतिदिन एक टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जब तक 69वीं बीपीएससी हो न जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।